राइट टू इक्वलिटी। देखिए जनरली लोग जो इक्वलिटी का राइट है उसको एसोसिएट करते हैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 14 से, बट मैंने शुरू में ही लिखवाया होगा, आप लोग को बताया भी होगा, जो राइट टू इक्वलिटी है, ये जो राइट टू इक्वलिटी का प्रिंसिपल है, ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 14 टू टिल 18 तक होता है ये पूरा। और जो आपका एक प्रियम्बल आप लोग को अगर याद होगा, जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात होती है, उसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की जो बात होती है, तो वो जो इक्वलिटी है उस इक्वलिटी के प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 का आर्टिकल 14 टू 18 डील करता है उस पूरे प्रिंसिपल को। और जो आपका आर्टिकल 14 है ना, जो आपका आर्टिकल 14 है वो जनरल रूल है, ठीक है। आर्टिकल 14 आपका जो है वो जनरल रूल है। और उसके बाद जो है आपका वो 16, 17 और 18, ये जो तीनों आर्टिकल है, आवाज़ जारी होगी होप सो, ये जो तीनों आर्टिकल हैं 16, 17 और 18, ये तीनों आर्टिकल आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जनरल रूल के। मतलब आर्टिकल 14 के ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। कैसे? आर्टिकल 14 तो सीधे बोल देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। वो सिर्फ इतनी सी बात करता है, बस एक ही लाइन का है, मैं रीड कर देता हूँ उसको। है तो एक लाइन का, पूरी 2-3 क्लास ये ले जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, इसको मैं रीड कर देता हूँ। द स्टेट शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप समझ लीजिए ये एक लाइन का है। तो अभी मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है राइट टू इक्वलिटी का। और जो राइट टू इक्वलिटी का टॉपिक है वो पूरा 14 टू 18 तक है, जिसमें हमारा आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 वो जनरल रूल है। और इसी जनरल रूल का स्पेसिफिक एप्लीकेशन है सेक्शन 16, 17 और 18। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये आर्टिकल है 14 टू 18, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है इक्वलिटी का, जो हमारे प्रीएम्बल में पॉइंट आउट किया गया है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वाली जो एक बात की गई है, उस गोल को अचीव करने के लिए ये 14 टू 18 जो हमारा आर्टिकल दिया हुआ है फंडामेंटल राइट का, वो उससे एसोसिएटेड है। जो 14 है फिर से वो जनरल रूल है, और उसी जनरल रूल का एप्लीकेशन है 16, 17 एंड 18। जो 16 है, आप देखिएगा आपके पास अगर बेयर एक्ट होगी, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। जो आर्टिकल 16 है, देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। तो इक्वलिटी कैसे आएगी अगर समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और अब थोड़ा सा 17 देखिए क्या बोलता है। 17 जो है आपकी वो एबॉलिश करता अनटचेबिलिटी को। अब इसको स्पेशली देखिए, ये किसी तरह का राइट नहीं है उनके लिए जो अनटचेबिलिटी नहीं झेल रहे हैं, बट जो अनटचेबिलिटी झेल रहे हैं, जो उस समय अनटचेबल प्रैक्टिसेस थी, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस थी, वो अपने आप में इक्वलिटी के बहुत ही अगेंस्ट में थी। तो इसीलिए ये पूरी चीज़ पॉइंट आउट की गई थी आर्टिकल 17 में कि हम आज से क्या करते हैं कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं। मतलब अब इसकी जो प्रैक्टिस होगी ना, उसके लिए हम लॉ बनाएंगे और उसको पनिश करेंगे अगर कोई भी इस प्रैक्टिस को आगे ले जाता है। तो आगे आप देखेंगे आर्टिकल 34, 35 में जब जाएंगे उधर, तो आपको बताएंगे कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। वो बहुत छोटा सा है, बस उसको मार्क करा देंगे। तो आर्टिकल 17 क्या है? ये अनटचेबिलिटी को जो है स्टॉप करता है। और जो आपका आर्टिकल 18 है, अगर जो आर्टिकल 18 है, ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करता है कि महाराजा, धीराज, ऐसे टाइप जो टाइटल पहले होते थे उन सबको ये एबॉलिश करता है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 14 है, जो हमारा जनरल प्रिंसिपल है इक्वलिटी का, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 16
सॉरी ये 15 करिएगा, फिर से इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 15 16 मिस हो गया, 15 16 17 एंड 18, इसको 15 करिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। आर्टिकल 15 जो आपका प्रोहिबिट करता है रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 15 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। और ये जो आर्टिकल 16 है इस पर भी देख लीजिए, ये क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, फिर से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो 15th आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो वो भी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट का दायरा है पूरा, जो सरकारी नौकरियां आप लोगों की हैं, उसमें क्या करता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। इससे भी क्या होती है, सोसाइटी में इक्वलिटी आती है। ठीक है, 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, 18 टाइटल को एबॉलिश करता है। तो ये जो चारों आर्टिकल है 15, 16, 17 और 18, ये क्या है, हमारा जो जनरल रूल है आर्टिकल 14 का, उसी को ये एक्सपेंड करते हैं, उसी का ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। बात समझ गए इतना? समझ गए कि नहीं? अगर समझ गए हो तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि समझ गए हैं, नहीं तो इस बात को हम फिर से बताते हैं। इतना समझे कि नहीं सभी लोग? समझ गए? चलिए ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर से बता देते हैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। मैम बोल रही हैं, देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज वाला, राइट टू इक्वलिटी, जनरली जो हमारा आज वाला टॉपिक है राइट टू इक्वलिटी, जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 14 ही राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, बट ऐसा नहीं है। जो राइट टू इक्वलिटी का पूरा डायमेंशन है वो आर्टिकल 14 टू 18 तक का होता है। और जो हमारा प्रियम्बल है, जो कि प्रियम्बल हमारा, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है, आवाज जा रही होगी, आवाज जा रही है? नहीं? ठीक है, हाँ अब जा रही होगी आप लोगों को, अब जा रही होगी, अब जा रही होगी। ठीक है, आवाज़ अब जा रही होगी। एक्चुअली बीच में जब कॉल आ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, अब जा रही होगी आवाज़। तो फिर से सुनते हैं इसको, फिर से सुनते हैं। ये जो हमारा ये जो टॉपिक है राइट टू इक्वलिटी, मैम प्लीज़ आप अपना माइक बंद किया करिए, कोई भी हो, सबसे पहले आप अपना माइक बंद करिए। ठीक है, ये जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, कॉन्सेप्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करने के लिए हमारा ये फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 14 टू 18 वाला पार्ट है वो डील करता है। तो जनरली क्या है कि लोगों को लगता है कि राइट टू इक्वलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 14 से मिल रही है। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 और 14 टू 18 जो है, ये 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो हमारे 5 आर्टिकल हैं, ये सारे के सारे इक्वलिटी से डील करते हैं, राइट टू इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बट जो इन आर्टिकल 14 और ये रिमेनिंग 4 में डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 14 जो है वो जनरल प्रिंसिपल है। वो क्या है? वो जनरल प्रिंसिपल है। एंड जो आपके 15, 16, 17 एंड 18 है, वो इस जनरल प्रिंसिपल के आप क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। इस जनरल प्रिंसिपल के वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। कैसे? आर्टिकल 14 तो बोल देता है कि देयर शुड बी द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, या इसको अगर आप बैरक की लैंग्वेज में कहिए कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं करेगी इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो कैसे नहीं करेगी?
उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी बात को और आगे तक ले जाने के लिए 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल सपोर्ट करते हैं हमारे 14 को। कैसे सपोर्ट करते हैं? जो 15 है, आर्टिकल 15, वो क्या करता है? वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी को ये कह के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आने से नहीं रोक सकते कि उसका रिलीजन कुछ और है। दूसरा, रेस समझ ही गए होंगे, कास्ट समझ ही रहे होंगे, कास्टिज्म पे भी था हमारे यहाँ। सेक्स समझ ही गए होंगे, जो मेल फीमेल की बात करता है कि अगर महिला है तो पहले एजुकेशन का राइट नहीं था उसको, बट अब है। ट्रांसजेंडर वगैरह भी इंक्लूड किए जाएंगे। और जो लास्ट में हमारा है प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे आप लोग अगर दिल्ली वैली में रहे होंगे तो जो थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं उनको ये चीज़ फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्यों? बट ये सब पनिशेबल ऑफेंस है, आर्टिकल 15 के अगेंस्ट में है। आगे देखिए, आर्टिकल 16 जो है आपका, वो क्या करती है? वो आपको गारंटी करती है इक्वलिटी, किसमें? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब ये जो सरकारी नौकरी वगैरह आपकी है, इसमें ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। और इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट सीटें रिजर्व करती है कुछ ग्राउंड्स पे, ठीक है। जैसे 16(3) ये कहता है कि अगर रेजिडेंस के ग्राउंड पे आपको सीटें रिजर्व करनी है पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, तो वो पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। बाकी पे स्टेट कर सकती है, तो ये पढ़ेंगे, डिटेल से बताएंगे। 17 क्या होता है आपका? जो आर्टिकल 17 है, ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी से ही सोसाइटी में अनइक्वलिटी थी, ठीक है। तो आर्टिकल 17 भी कहीं ना कहीं 14 को सपोर्ट करता है। और आर्टिकल 18 देख लीजिए, ये क्या करता है? ये 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 टाइटल को एबॉलिश करता है। पहले जो लोगों के पास तरह तरह के टाइटल थे, अब वो एकेडमिक टाइटल नहीं, प्रोफेसर ये सब वाले टाइटल नहीं, जैसे एक टाइटल होते थे पहले महाराजा धीराज, मतलब बिना ऐसे ही बाई बर्थ उनको दे दिया जाता था कि वो पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको प्रिविलेजेस बहुत कुछ मिलती हैं, तो वो सब टाइटल हम नहीं दे सकते अब, ठीक है। एकेडमिक्स टाइटल रहेगा, मिलिट्री टाइटल है अभी भी, ठीक है, बट वो जो बाई बर्थ टाइटल एक दिया जाता था, अभी पढ़ाएंगे इसको, तो बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास वगैरह में। तो आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल है और उसी का स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन है आपका ये 14, 15, 16, 17 एंड 18, जो उसको आर्टिकल 17 के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इतना समझ गए होंगे, इसको आगे हटाते हैं। अब हम लोग जो हमारा आर्टिकल 14 है उसको फिर से रीड करेंगे और आपको बताएंगे कि आर्टिकल 14 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। समझ गए होंगे अब इसको समझ गए होंगे कि कैसे आर्टिकल 14 जनरल रूल है और 15, 16, 17, 18 इसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 14 जो है, एक बार फिर से रीड करिए। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको सिंप्लीफाई करिए कि इंडियन टेरिटरी में अगर कोई भी है, सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, क्योंकि इसमें हमारे जो आर्टिकल है 14 में, इसमें आप देखिए एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो ये जो एनी पर्सन है, पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो वर्ड है एनी पर्सन, ये सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों के लिए है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक न हो, दोनों को इक्वलिटी इस देश में दी जाएगी। हाँ, बट जो 16 और 15 वाला प्रोटेक्शन है वो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। 15, 16 और ये सब का जो प्रोटेक्शन है वो उनको नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा जो इक्वलिटी होगी एज ह्यूमन बीइंग, जो इक्वलिटी होनी नेसेसरी है, वो हम उनको भी देंगे। ये जो बात थी ये रेज हुआ था, केस का नाम चाहिए तो लिख लीजिएगा, केस का नाम लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। रुक जाइए एक मिनट, मैं केस का नाम आपको दे देता हूँ। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा। केस का नाम है चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम है चिरंजीत
ठीक है, कार्तिकेय आप लेट हैं। चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का केस है ये। चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 गिवन टू बोथ वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन। अंडरस्टैंड, आप समझ गए। तो जो आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन है वो दोनों को मिलेगा, चाहे सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो। बट जो 15-16 वाला प्रोटेक्शन होगा वो इनको नहीं मिलेगा, नॉन सिटीजन को नहीं मिलेगा। ये कुछ ही बेनिफिट ले पाएंगे इक्वलिटी का। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आर्टिकल 14 में हमें क्या करना है। आर्टिकल 14 में दो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, फिर से पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। बेयर एक्ट, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इसको फिर से देखिए। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, एनी पर्सन वर्ड आप लोग समझ गए। अब एनी पर्सन समझ गए, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, दोनों के लिए है। एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की टेरिटरी आप समझ ही रहे होंगे, आर्टिकल 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 1 पढ़ चुके हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की टेरिटरी क्या है। ठीक है, तो इसमें दो फेज यूज किए गए हैं। एक तो यूज किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा यूज किया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, एक तो हम फिर पहली चीज इन दोनों पार्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से आया, क्या इसका मतलब है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इसका क्या मतलब है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, अगर हम इसका वायलेशन करें और इसका वायलेशन ना हो, ऐसा पॉसिबल है, या इसका वायलेशन हो और इसका वायलेशन ना हो, ऐसा पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, पहले तो इसको डील करेंगे, फिर इसको, जब इसको डील करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ को, तो इसी में हम लोग डायसी को डील करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के प्रिंसिपल से अडॉप्ट किया गया है। फिर जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, तो इसमें हम एक वेस्ट बंगाल का केस है उसको डील करेंगे। फिर इसके बाद प्रोफेसर जेनिंग का कॉन्सेप्ट है, या ऐसे कहिए कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई एक लॉ बना दीजिए कि जो सभी को एकदम इक्वल राइट या इक्वल अपॉर्चुनिटी, या ऐसे कह लीजिए कि वो लॉ इक्वली सब पे अप्लीकेबल हो रहा हो, तो एक कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस भी हो सकता है लोगों के साथ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सभी लोग एक इक्वल पैरामीटर पे नहीं है। जैसे आप देखिए SC/ST एक्ट हमारे यहाँ, तो जो क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी, या खास तौर से जो जिनके प्रोटेक्शन के लिए वो एक्ट लाया गया था, जिनसे प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्ट लाया गया था, उनको लगता है कि ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बट जिनके लिए लाया गया था उनको ये लगता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, और जो एक्ट का पर्पस था वो पर्पस ही था उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, किससे, एरिस्ट्रोसिटी वगैरह से, मारपीट से, डिस्क्रिमिनेशन से। इसीलिए वो एक्ट अगर कहीं ना कहीं देखिए, अगर उसको आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करिए आर्टिकल 14 का, तो आपको लगेगा कि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि वो इक्वलिटी को वायलेट कर रहा है। वो इंडियन सिटीजन में ही दो कैटेगरी को दिखा रहा है, वो कैटेगराइजेशन कर रहा है सिटीजन का। एक ऐसे सिटीजन है जिनके पास स्पेसिफिक पावर आ गई है, और एक ऐसे क्लास ऑफ सिटीजन है जिनके पास वो स्पेसिफिक पावर नहीं है। बट जो एक्ट का ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये इक्वलिटी ला रहा है सोसाइटी में। बात समझ रहे हैं, समझ गए ना एग्जाम्पल से, SC/ST के एक्ट एग्जाम्पल से आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्ट को आर्टिकल 14 का एप्लीकेशन कैसे होगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा, क्या कहते हैं इसको, इसका एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 14 के कुछ एक्सेप्शन है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है। जैसे राष्ट्रपति वगैरह को छूट मिली हुई है
ठीक है, राज्यपाल वगैरह को कुछ छूट मिली हुई है, या विदेशी नागरिक जो आते हैं उनको कुछ छूटें, एम्बेसी वगैरह में जो आते हैं ना एम्बेसडर, उनको कुछ छूटें मिली हुई है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। और जो इसमें सबसे लास्ट में हमारा होगा, एक फेज आ जाता है कि आर्टिकल 14 प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें पूरा हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी क्लासिफिकेशन हो, जो भी क्लासिफिकेशन होगा, सॉरी पहली चीज़ तो क्लास लेजिस्लेशन नहीं होगा, क्लास लेजिस्लेशन क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये इतना पूरा हमारा आर्टिकल 14 में चर्चा होगा। तो अभी तक जो बताए थे वो तो समझ गए होंगे। अब एक एक पॉइंट हम लोग उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो फेज दिया हुआ है आपकी इसमें, द स्टेट शैल नॉट डिनाई। ठीक है, आपको शुरू में ही पता होगा, पहली चीज फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट में मिले हुए हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और दूसरी चीज ये स्टेट की ही ड्यूटी है कि स्टेट प्रोटेक्ट करेगा हम लोगों के फंडामेंटल राइट को। ठीक है, और नहीं करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वायलेशन होता है हमारे फंडामेंटल राइट का, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास दो फेज है। ठीक है, दो वर्ड है एक तरह से कह लीजिए, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहली चीज पूछी जाती है कि ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है इसमें पॉजिटिव कौन सी और निगेटिव कौन सी है। निगेटिव वो वाला निगेटिव नहीं, समझाता हूं अभी। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है ना, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें स्टेट को नहीं करना है, इसमें स्टेट को सर्टेन एक्ट्स नहीं करने हैं। बट जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बोलता है कि स्टेट सबको प्रोटेक्शन देगा। अब प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेट को कुछ ना कुछ एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्ट करने की बात करता है और ये एक्ट न करने की बात करता है। ये मना करता है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्ट नहीं होने चाहिए, और ये वाला फेज बोलता है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्ट होने चाहिए। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, जो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसको हमने अडॉप्ट किया था, क्या कहते हैं आपको, ये जो क्या, इंग्लैंड बोलिए इसको या ब्रिटेन बोल लीजिए। ठीक है, इंग्लैंड बोलिए या ब्रिटेन बोल लीजिए, इसको हमने वहां से अडॉप्ट किया था। और जो हमारा ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है इसको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया है। तीसरी चीज, ये जो दोनों वर्ड है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपको यूडीएचआर में भी देखने को मिल जाएंगे। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वहां पे भी ये दोनों वर्ड मिल जाएंगे। बट हमने इसको अडॉप्ट किया था इंग्लैंड से और इसको अडॉप्ट किया हमने यूएसए से। यूएसए देखिए, अगर आप वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे तो ये जो वर्ड है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड आपको मिल जाएगा। बट जो दूसरा वाला वर्ड है, हमारा टर्मिनोलॉजी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सबसे पहले यूएसए ने 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। इतना क्लियर है आप लोग को बात? ये जो ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन बन सकते थे वो यहां से बन जाएंगे, इनके बारे में समझ गए? ठीक है, अब हम लोग इस वाले पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ है क्या। ठीक है, ये कहां से आया, चलिए सांस लेते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, आराम आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्पीड सही हमारी, हम लोग सही पढ़ रहे हैं, बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है। ठीक है, देखिए, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है
इसको डाइशी के जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल था, एक जूरिस थे उधर, या जूरिस ही कहिए, डाइसी, नाम पढ़े होंगे आप लोग इनका, स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, डाइसी, DICY। डाइसी ने एक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? रूल ऑफ लॉ का। अब ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट था, इसको इंग्लैंड ने फिर यहाँ से अडॉप्ट किया और हमने फिर इंग्लैंड से अडॉप्ट कर लिया। इस रूल ऑफ लॉ का ये मतलब था डाइसी के कि कोई भी हो, कोई भी मैन हो, कोई भी पोस्ट वो हेल्ड करता हो, ठीक है, कोई भी उसकी रैंक हो, मगर उसको भी वही लॉ फॉलो करना पड़ेगा जिस लॉ को अदर सिटीजन फॉलो करते हैं। उसको भी सेम ही लॉ को फॉलो करने पड़ेगा, वो भी सब्जेक्टेड होगा उसी लॉ के जिस लॉ के अंतर्गत सारे सिटीजन आते होंगे। ऐसे समझिए, every person, whatever be his rank, is subjected to jurisdiction of the ordinary code। ठीक है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वो ऑर्डिनरी कोड के जुरिस्डिक्शन में आएगा। मतलब चाहे वो प्यून हो या PM हो, उसको लॉ उसी तरह ट्रीट करेगा जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन को ट्रीट करता है। अगर वो कोई रॉन्ग करता है, चाहे PM हो या प्यून हो, सेम सजा दोनों को मिलेगी अगर वो सेम रॉन्ग कमिट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक बात समझे इतना? चाहे तो इस फेस को लिख लीजिएगा, इस फेस को चाहे लिख लीजिएगा, रूल ऑफ लॉ वाले फेस को, फिर आगे बताते हैं। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट, it means that no man is above the law, it means that no man is above the law, and that every person, whatever be his rank, whatever be, whatever be, B for boy, E for elephant, B, his rank is subjected to, is subjected to, is subjected to the jurisdiction of ordinary court, is subjected to jurisdiction of ordinary court, jurisdiction of ordinary court। बात समझ गए? चाहे वो PM हो या प्यून हो, वो सेम लॉ उसको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन को ट्रीट करता है, और इसने जो रॉन्ग कमिट किया हो PM ने, उसको भी वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे किसी ऑर्डिनरी पीपुल ने उस रॉन्ग को कमिट किया हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको कहाँ चला गया हमारा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो डाइसी का ये कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ का, इसके 3 प्रिंसिपल थे। ठीक है, ये जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट था, इसके ये इस रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल थे, या यूं कहिए कि 3 मीनिंग थे। पहला था, चर्चा करते चलेंगे एक एक साथ। जो फर्स्ट वाला था वो था अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, वो था अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुपरमेसी, और सुपरमेसी ऑफ लॉ। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुपरमेसी ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब हुआ बताइए? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो वर्ड है, इसका ये मतलब हुआ, जो एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक रहिएगा। ठीक है, कॉल आ गया था बीच में। आवाज जा रही है आप लोगों को? आवाज जा रही है ना? ठीक है, ठीक।
absence of arbitrary power or supremacy of law। तो इसका ये मतलब कमेंट, अरे यार फिर एक मिनट रुक जाइए आप लोग। आवाज आ रही है? देखिए जो पहला पॉइंट है इनका वो था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर और सुपरमेसी ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सिटीजन होगा या पर्सन होगा उस कंट्री का, वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो कभी लॉ का वायलेशन करेगा, अगर उसको जो उसके कंट्री के लॉ ऑफ लैंड है, जो लॉ है, अगर वो उसका वायलेशन करता है तभी उसको पनिश किया जाएगा, अदरवाइज उसको पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट कभी भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकती है, जो गवर्नमेंट होगी उसकी उस कंट्री की, वो कभी भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकती है किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट में। अगर सिटीजन ने रॉन्ग कमिट किया है या उसके कंट्री में कोई पर्सन है, चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अगर उसने कोई रॉन्ग कमिट किया है या उनके यहाँ का लॉ ऑफ द लैंड का वायलेशन किया है, हाँ अब जा रहा आवाज, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट आज पता नहीं क्या दिक्कत है, लोगों को इसी समय कॉल करना है। अभी तक दोपहर तक मैं बैठा हुआ था तब कॉल नहीं कर रहे थे, वो अभी बीच बीच में कॉल करते होगा कोई मुसीबतों को। खैर थोड़ी वापस आ जाते हैं। तो मैं बता रहा था इस एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्री पावर और सुपरमेसी ऑफ लॉ, इसका ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट कभी भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लेगी, गवर्नमेंट कभी भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकती अगेंस्ट दी सिटीजन या नॉन सिटीजन जो उनके कंट्री में है। और जो रॉन्ग डूअर होगा, जो सिटीजन, ऐसे नहीं समझिए, जो सिटीजन या नॉन सिटीजन या कोई पर्सन होगा वो तभी पनिश किया जाएगा लॉ के, तभी पनिश किया जाएगा अथॉरिटीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, जब उसने किसी लॉ को वायलेट किया हो, अदरवाइज आप उसे पनिश नहीं कर सकते। बात समझ गए? बात समझ गए? बात समझेगी नहीं? देखिए इसको और अच्छे समझिए, जो कोई पर्सन होगा, पर्सन या मैन, कोई वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्सन होगा, उसको जो अथॉरिटीज़ है किसी कंट्रीज़ की, कोर्ट हुई या पुलिस हुई या कोई ऑफिसर्स हुआ, वो तभी उसको अरेस्ट करेगा, पकड़ेगा, जब वो क्या करेगा, उनके यहाँ के लॉ को वायलेट करेगा, अदरवाइज उसको आप नहीं पकड़ सकते, कोई भी आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकते हैं। मैन ओनली बी पनिश फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ एंड विल नॉट पनिश फॉर एनीथिंग एल्स। बात समझ गए? सिर्फ और सिर्फ लॉ के वायलेशन के लिए ही आप उसे पनिश कर सकते हैं, आर्बिट्ररी कोई एक्शन उसके अगेंस्ट में नहीं ले सकते। ये पहला रूल है किसका? डायसी का। ठीक है। जो दूसरा रूल है वो है इक्वलिटी बिफोर दी लॉ। जो सेकेंड रूल है इनका वो है, जो डायसी का सेकेंड रूल है वो है इक्वलिटी बिफोर दी लॉ। मतलब इक्वलिटी बिफोर दी लॉ का मतलब नो वन इज एबव दी लॉ। इसका मतलब होता है नो वन इज एबव दी लॉ। मीन्स 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 जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, चाहे वो ऑफिसर्स हो या पीएम हो या प्यून हो, कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, वो सब सारे अथॉरिटीज़ हो
कोई भी अथॉरिटीज ले लीजिए, चाहे पीएम ही क्यों ना हो या पीयू हो, दोनों लोग एक ही लॉ से गवर्न होंगे और जो लॉ होगा वो सुप्रीम होगा, लॉ से ऊपर कोई नहीं होंगे। मतलब जो क्या कहते हैं इसको, ऐसे कैसे समझाएं हम आपको, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, नो वन इज एबव द लॉ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए पीएम साहब है, इनको एक दिन घूमने का मन हुआ, ये अपनी कार लेके निकल गए और रास्ते में उन्होंने एक एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। अब इस एक्सीडेंट के लिए पीएम साहब की वही लायबिलिटी होगी जो लायबिलिटी किसी प्यून की होती या चपरासी की होती। अगर चपरासी एक्सीडेंट करता, उसको जो पनिशमेंट मिलता वही पनिशमेंट पीएम साहब को मिलेगी। कोई भी लॉ के एबव नहीं होगा, लॉ सबके लिए सेम होगा, हर कोई बाउंड होगा लॉ को फॉलो करने का, और लॉ सबको एक ही समान ट्रीट करेगा, चाहे पीएम हो या प्यून हो, सबके लिए लॉ सेम रहेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हमारा ये कहता था इनका कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन के या नॉन सिटीजन कोई भी पर्सन जो उसकी टेरिटरी में होगा उसके अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन नहीं लेगी, उसको तभी पनिश करेगी जब उसने लॉ का वायलेशन किया हो, ठीक है। जो दूसरा वाला पॉइंट था, नो वन इज एबव द लॉ या इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो ये कहता है कि ट्रीटमेंट, लॉ का जो ट्रीटमेंट है वो भी सभी के लिए इक्वल होगा, चाहे वो पीएम हो या क्यों हो, लॉ उनको इक्वली ट्रीट करेगी। बात समझ गए? दोनों दूसरा पहला दूसरा रूल का अंदर समझ गए होंगे। और जो थर्ड रूल है हमारा, थर्ड रूल है हमारा क्या, डाइसी का, ये हो गया। जो थर्ड लॉ है डाइसी का, जो थर्ड लॉ है डाइसी का, वो ये बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। दी, इसको देखिएगा ध्यान से, द कॉन्स्टिट्यूशन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन इज, the constitution is the result of ordinary law of land। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, the constitution is result of the ordinary law of land। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो सिटीजन्स के राइट होंगे, जो वहाँ के लोगों के राइट्स होंगे किसी भी कंट्री में, सिटीजन या नॉन सिटीजन जो भी हो, पीपल हो, वहाँ का जो वहाँ का पीपल हो या कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, उनका जो राइट्स होगा, उनका जो राइट्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से न डिराइव होके, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव न होके वो कोर्ट के जजमेंट से डिराइव होगा। किससे डिराइव होगा, कोर्ट्स के जजमेंट से। जो कोर्ट्स होगी उसके जो जजमेंट्स होंगे उनके हिसाब से लोगों के राइट्स डिराइव होंगे, जो राइट्स की पावर होगी उनके। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे राइट का जो पावर है, फंडामेंटल राइट का जो सोर्स है, वो हमें कहाँ से मिलता है, पार्ट थर्ड से मिलता है। बट जो डाइसी का कहना था वो ये कहना था कि जो सोर्स ऑफ राइट का सोर्स होगा इंडिविजुअल्स का, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन न होके कोर्ट का डिसीजन होगा, ठीक है। चाहिए तो इसको लिख लीजिएगा एक लाइन में, थर्ड पॉइंट वाले को। इट मीन्स दैट द सोर्स ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, द सोर्स ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल is not the written constitution, but the rule as defined and enforced by the courts, as defined and enforced by the court। इसको फिर से समझिए, ये थर्ड वाला पॉइंट फिर से समझिए, अगर भी क्लियर हो तो थर्ड वाला पॉइंट फिर से समझिएगा।
पर्सन होगा, कोई भी पर्सन होगा किसी भी कंट्री का, उसके जो राइट्स होंगे, वो उसको कहाँ से मिलेंगे? कोर्ट्स के जजमेंट से। कोर्ट जब जजमेंट देगी तो उससे डिसाइड होगा उसके राइट्स और उसके राइट्स और लायबिलिटी क्या क्या है। बट जो हमारे राइट का सोर्स है, इंडियन सिटीजन का या इंडियन टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, उनके राइट का जो सोर्स है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। पार्ट 3 से ही हमको सारे राइट्स हमारे मिल रहे हैं। तो जो डायसी के तीनों प्रिंसिपल थे, ना, पहला क्या था? पहला था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, जिसको आप सुपरमेसी ऑफ लॉ बोलते हैं। दूसरा था इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा था द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। तो ये जो तीनों रिजल्ट हैं, इनमें जो थर्ड वाला है ना, वो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होता है, बल्कि शुरू के फर्स्ट और सेकेंड अप्लीकेबल होते हैं। कैसे? गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारे पास फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकती है। दूसरा, हमारे यहाँ चाहे गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिसर्स हो या प्यून हो, सबको एक ही लॉ से ट्रीट किया जाता है। आज नहीं तो कल अगर आपने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की है, ठीक है, आज आप गवर्नमेंट में हैं तो बच सकते हैं, बट आज नहीं तो कल आपको जेल जाना पड़ेगा। लालू यादव को देख लीजिए, बिहार में उनसे बड़ा कोई नेता अभी भी नहीं है, जिस तक के नेता वो है, बट वो अभी भी जेल में है। ठीक है, भले से 10 साल लग गया वो जजमेंट आने में, बट वो जेल में है। बट जो थर्ड वाला पॉइंट है, जो बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ये जो पॉइंट है, इसका ये मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल्स के राइट्स होंगे, उस राइट्स के पीछे जो पावर होगी, जहाँ से वो राइट्स डिराइव करेंगे, वो कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू आएगी। बट हमारे यहाँ क्या है, वो जो राइट्स की पावर है, जहाँ से हम राइट्स डिराइव कर रहे हैं, सोर्स है, पावर मत कहिए, सोर्स बोलिए, जो राइट का हमारे सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से वो सारे राइट डिराइव करते हैं। तो ये जो इनका थर्ड प्रिंसिपल था ना डायसी का, ये थर्ड प्रिंसिपल हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होता है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। शुरू के 2 ही प्रिंसिपल हमारे यहाँ अप्लाई होते हैं। बात समझ गए? और कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि रूल ऑफ लॉ को आप लिंक करिए, जो हमारे रूल ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला बात है, इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ को आप कोरिलेट करिए डायसी के प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ से, और एग्जामिन करिए क्या ये एक्चुअल सेंस में हमारे यहाँ अप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो एकदम एक्चुअली हमारे यहाँ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो ये थर्ड वाला पार्ट है इनका, वो हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। बट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, या कहिए प्रिंसिपल नंबर 1 प्रिंसिपल नंबर 2 है, वो हमारे यहाँ अप्लीकेबल है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। क्या कहते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था। ठीक है, इसमें अब बस एक चीज़ बचा है, एक केस है, वो बता देता हूँ। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, एक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि वेदर रूल ऑफ लॉ इज बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसका अफर्मेटिव एक्शन है, पॉजिटिव सेंस में आंसर है यस, रूल ऑफ लॉ इज बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही चीज बोली गई थी इस केस में। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। ठीक है, ये आपका केस था मेरे ख्याल से, एक मिनट में साइटेशन बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 1975 का, 1975 का। और इसमें जो पूरा मुद्दा था आपका था ये 329A, आर्टिकल 329A को चैलेंज किया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको हम रिपीट कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यही बन सकता है कि बेसिक फीचर है कि नहीं रूल ऑफ लॉ, वेदर रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक फीचर ऑफ नॉट। तो ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर है। किस केस में बोला गया था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में बोला गया था। उसके बाद जो हमारे पास ये है कि इस केस में किस आर्टिकल को चैलेंज किया गया था। मेनली जो प्रॉब्लम की जड़ थी वो थी आर्टिकल
329A 329A बाद में एक तो इसमें इस केस में इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था कोर्ट ने और इसके अमेंडमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट था, बट 44th अमेंडमेंट से इसको हटा भी दिया गया था। बाई 44th अमेंडमेंट इसको रिपील कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको 39th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको 39th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इसको 329A को, और यही 39th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था इस केस में। फिर इसको 44th अमेंडमेंट से रिपील कर दिया गया था और रूल ऑफ लॉ बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इतनी चीज़ें आप लोग इस केस के बारे में याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 339A 39 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट और रूल ऑफ लॉ, ये चार चीज़ें हैं जो इस केस से रिलेवेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ये जो क्या बोलते हैं इसको, एक बार डायरेक्ट, हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब एनी पर्सन पे बात बता ही चुके थे, चिरंजीत लाल का केस था। अब इसके बाद जो है हमारा हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको हम बताए थे, पहली चीज तो ये बताए थे कि ये पॉजिटिव नेचर का है। दूसरा, यूएसए से हमने इसको लिया है और यूएसए ने इसे अपने यहाँ 14th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 14 इसको अपने यहाँ अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बताइए। इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि जो स्टेट होगी, क्योंकि हमारे एक्ट में लिखा हुआ स्टेट शैल नॉट डिनाय, जो स्टेट होगी वो क्या करेगी, किसी भी जो सिटीजन होगा, पर्सन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि पर्सन यूज किया गया है, जो पर्सन होगा उसको प्रोटेक्ट करेगी, कोई भी पर्सन हो उसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, और विदाउट, कैसे प्रोटेक्ट करेगी, विदाउट एनी फेवरिज्म या विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सीधा समझिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो वहाँ के पर्सन्स को वो प्रोटेक्ट करे विदाउट बिना किसी फेवरिज्म के या डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब वो अपने सिटीजन में भेद नहीं रखेगी, सबको बराबर सिक्योरिटी देगी और इक्वली उनको ट्रीट करेगी। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं, इसका मतलब समझेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब, जो स्टेट है वो अपने जो भी उसके स्टेट में पर्सन होंगे उनको इक्वली प्रोटेक्ट करेगी विदाउट एनी फेवरिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। वो किसी को फेवर भी नहीं करेगी, ना किसी को डिस्क्रिमिनेट ही करेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जो पॉइंट है हमारा, वो जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा इसके पहले वाला टर्मिनोलॉजी थी जो जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यही था ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, यही था ना इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब जो मैं आगे पूछना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, या ऐसे समझिए
अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हमारे राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को वायलेशन होता है तो क्या इसका वायलेशन नहीं होगा, या इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन होता है तो इसका वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस था। केस था बताएंगे, परेशान मत होइए, डाउट है वो तो चला जाएगा। केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ये केस था आपका 1952 का। इस केस का थोड़ा सा फैक्ट बताएंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या था कि अनवर अली सरकार साहब जो थे, इनके लिए इनके ट्रायल थोड़े रहे उन बदमाश टाइप के, इनके ट्रायल के लिए कोर्ट ने कोर्ट कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट ही बना डाला इनके केस के लिए। तो इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया और बोला कि ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इन सब का वायलेशन है, और भी ढेर सारे राइट क्लेम किए हमने। तो कोर्ट ने इस केस में क्या बोला था, इनकी बात मान ली थी, ठीक है चलिए आप कोर्ट ने ये बोला था कि स्पेशल कोर्ट बना के किसी का ट्रायल नहीं करेंगे। ठीक है, कोर्ट ने ये चीज़ तो एक्सेप्ट की थी, बट इसके साथ ही साथ कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात चीज़ में बताई थी कि जो दोनों टर्मिनोलॉजी है इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों टर्म्स जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स है, क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अगर आप एक का वायलेशन करते हैं तो दूसरे का अपने आप वायलेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक का वायलेशन करें और दूसरे का वायलेशन ना हो, मगर जो नेचर है दोनों का, एक का पॉजिटिव नेचर है एक का निगेटिव नेचर है। मतलब एक गवर्नमेंट को रोकती है कि अपने सिटीजन्स के राइट को आप क्या ना करें, वायलेट ना करें, उनको हरेस ना करें। दूसरा जो है वो बोलती कि आप उनको प्रोटेक्ट भी करें कि उनके राइट का वायलेशन ना हो। बात समझे, अब क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। तो ये जो दोनों टर्मिनोलॉजी है वो सिनोनिम्स है एक दूसरे की, और एक का वायलेशन दूसरे का वायलेशन है। आप जजमेंट चाहिए तो लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। इट वॉज हेल्ड दैट the nature of guarantee the nature of guarantee of both expression is same and both are complementary to each other and both are complementary to each other and it is not possible to think that violation of one shall not be violation of other मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग फिर से अगर जिनका छूट गया वो लिख लीजिएगा। इट वॉज हेल्ड दैट द नेचर ऑफ गारंटी ऑफ बोथ expression is same and both are complementary to each other and it is not possible to think that violation of one shall not violate other। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? तो दोनों सेम ही है। अगर आप एक को वायलेट कर रहे हो तो माना जाएगा दूसरे को वायलेट कर रहे हो, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, किसी के डेरोगेशन में नहीं है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक ही टर्मिनोलॉजी है बट अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो जो ये जो आपका एक्सप्रेशन है
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये दो चीजें दिखाता है। इट इंस्टिगेट टू थिंग्स, इंस्टिगेट टू थिंग्स, ठीक है, ये दो चीजें दिखाता है। जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इंस्टिगेट टू थिंग्स, ये दो चीजें दिखाता है। पहली चीज, स्टेट जो होगी वो प्रोटेक्ट करेगी सभी के लिए सेम लॉ से, ऑफ ऑल लॉज टू एवरीवन। फिर से समझिएगा इसको, जो स्टेट है वो सब के लिए एक सेम लॉ रखेगी। एक लॉ से क्या कहते हैं इसको, जो लॉज होंगे, कोई भी लॉ अगर ले आती है गवर्नमेंट, उसका प्रोटेक्शन वो सबको इक्वली देगी। मतलब ऐसे इसको पहले लिख लीजिए एक बार। द स्टेट शैल गिव, पहला वाला लिख लीजिएगा, द स्टेट शैल गिव द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज टू एवरी पर्सन। द स्टेट शैल गिव द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज टू एवरी पर्सन। द स्टेट शैल गिव, द स्टेट शैल गिव द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज टू एवरी पर्सन। मीन्स जो स्टेट की ड्यूटी है लॉ बनाने की, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं बनाएगी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं बनाएगी। वो एक ऐसा लॉ बनाएगी, जब भी लॉ बनाएगी वो सभी के वेलफेयर में काम आने वाला हो, ऐसा लॉ बनाएगी। उस लॉ से वो सबको प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल लॉ ले आई और कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लॉ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसा होगा कि वो देखा जाए ब्रॉड लेवल में, अगर उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो सबको प्रोटेक्शन देने वाला हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ SC/ST एक्ट हमारा, वो किसी के डेरोगेशन में नहीं है, वो सबके प्रोटेक्शन में है। वो प्रोटेक्ट करता है किसको, जो कमज़ोर लोग हैं उनको, और जो ताकतवर लोग हैं उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि वो वायलेशन ना करें दूसरों के फंडामेंटल राइट, ठीक है, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा है इसमें, एक तो ये हो गया स्टेट शैल गिव द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज टू एवरीवन। दूसरा ये होगा एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड, एवरी पर्सन इज इक्वली इंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन। दूसरा ये होगा एवरी पर्सन इज इक्वली entitled to that protection, to that protection। देखिए, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो दो चीज़ों को डिफाइन करता है, दो चीज़ों को इंस्टिगेट करता है। पहली इंडिकेट करता है, पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉ के जरिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको देगी। दूसरा क्या होगा कि जितने भी हमारे पर्सन या सिटीजन नॉन सिटीजन है वो इक्वली इंटाइटल हुए उस प्रोटेक्शन के लिए। अगर उनको नहीं मिलेगी तो वो क्लेम करेंगे फिर जाकर। सेकेंड वाला पार्ट समझने की कोशिश करिएगा। वो ये कहता है कि अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती है इक्वली तो उसे क्लेम करेंगे। पहला ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है वो लोगों को प्रोटेक्ट करे, इक्वली प्रोटेक्शन दे लॉ के जरिए। दूसरा ये बोलता है कि जो सिटीजन या नॉन सिटीजन जो पर्सन है वो इक्वली इंटाइटल्ड भी है उसके लिए, ठीक है। बात समझ गए। एक तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, देगी। दूसरा हमें राइट दे रहा है कि हम उससे प्रोटेक्शन लेंगे, समझ गए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोल रहा है कि गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगी लॉ के जरिए। दूसरा ये बोल रहा है कि हमारा ये राइट भी है कि हम गवर्नमेंट से डिमांड करें। सेकेंड वाला पार्ट हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है, जो आर्टिकल 14 है वो क्या कर रहा है, एक तरह से देखिए स्टेट के ऊपर ड्यूटी लगा है, स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है आर्टिकल 14 इन टोटल। अब ये हमारा जो क्या कहते हैं इसको, कौन सा ये था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था ये यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है और ये दूसरे से कितना डिफरेंस है, ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब इसमें अगर आप इन टोटल देखिए, अगर आर्टिकल 14 पूरा देखिए एक साथ, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को
इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर। पहली ड्यूटी क्या इम्पोज करता है कि पहली ड्यूटी इम्पोज करता है नॉट टू डिनाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नॉट टू डिनाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ। समझा चुका हूँ, फिर भी समझ लीजिए, नॉट टू डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। दूसरा 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 टू गिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, टू गिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 शॉर्ट में अगर देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आप किसी को उसकी इक्वलिटी को डिनाई नहीं करेंगे, स्टेट किसी को मना नहीं करेगी, स्टेट कुछ ऐसा काम नहीं करेगी कि जिससे उसका इक्वलिटी का राइट चला जाए। दूसरी चीज़ ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये स्टेट सभी को प्रोटेक्ट भी करेगी। पहली चीज़, इसीलिए पहला वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो नेगेटिव था, दूसरा कॉन्सेप्ट था जो हमारा ये पॉजिटिव था। तो इतना ही रखते हैं, नहीं इतना नहीं, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो थर्ड वाला, इसके बाद वाला जो हमारा पॉइंट था, ये जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, इसका कभी भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होगा, इसको आप स्ट्रिक्ट सेंस में अप्लाई नहीं करेंगे। इसके एप्लीकेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल, उसमें चर्चा करेंगे, उसी में जेनिंग है, प्रोफेसर जेनिंग का कॉन्सेप्ट है, उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ऐसे समझिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 14, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को कैसे अप्लाई किया जाएगा? जैसे सपोज करिए, अगर इक्वलिटी को आप स्ट्रिक्ट सेंस में ले लीजिए, इक्वलिटी को आप स्ट्रिक्ट सेंस में ले लीजिए, ये आर्टिकल 14 कहता है कि सभी लोग इक्वल होंगे, तो उसको ऐसे समझिए जैसे एक रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम चलता है। अगर रिजर्वेशन ना हो, अगर रिजर्वेशन ना हो, ठीक है, तो जो लोग, खासतौर से एसटी ले लीजिए या एससी ले लीजिए, जिनके पास पैसे नहीं है स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के पैसे नहीं है, और सामने एक दूसरा बच्चा है जो कॉन्वेंट से पढ़ा है, जो अच्छे घर से है, अगर उन दोनों को आप सेम एग्ज़ाम में बैठा दो, तो जाहिर सी बात है जो अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है या अच्छे इन्वायरमेंट में है, जो शुरू से शहर में रहा हुआ है, वो उस एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उसके पास बेटर फैसिलिटीज़ थी, बेटर टीचर थे, बेटर बुक्स थी। बट सामने जो दूसरा लड़का है हमारा, जो गांव से आया हुआ है, ख़ासतौर से बहुत पिछड़े इलाके से ले लीजिए, शेड्यूल ट्राइब ले लीजिए, उसको एसटी ले लीजिए, अब अगर उसको भी उसी एग्ज़ाम में बैठाते हैं तो वो फिर उतना स्कोर नहीं कर सकता, हो सकता है वो निगेटिव में स्कोर ना कर दे, क्योंकि वो कभी स्कूल गया ही नहीं है, या स्कूल गया भी है तो वो प्राइमरी वाला है जहाँ मास्टर 6 महीने आते ही नहीं, ठीक है। अब दोनों से एक ही एग्ज़ाम आप लीजिए और एक ही मार्किंग पैटर्न के अगर आप अपॉइंटमेंट करिए, तो कभी भी इन लोग का अपॉइंटमेंट जो SC/ST या जो बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, ये उनके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा वहाँ तक ऊपर पहुँचना, और उनका अपलिफ्टमेंट जो है, ऊपर उठने का जो एक प्रोसेस है, वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब उनके लिए क्या है, उनके लिए ये चीज़ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, उनके लिए ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, बहुत क्या कहते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एजुकेशन का। तो अगर वो भी आएंगे और उनको सेम मार्किंग पैटर्न पे आप रखिए, उनको मार्क में रिलैक्सेशन ना दीजिए, आर्टिकल 335 देखिएगा, उसमें रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स की बात की जाती है, वो बाद में अमेंडमेंट 2000 में, ईयर 2000 में ऐड किया गया था। तो अगर उनको रिलैक्सेशन नहीं देंगे मार्क्स में, तो वो सर्विस में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपनी कम्युनिटी को, और उनकी कम्युनिटी पीछे ही छूटती चली जाएगी। तो उनको ऊपर लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये इक्वलिटी है। इक्वलिटी ये नहीं है कि सारे लोगों को 35, जैसे सपोज करिए 50 मार्क्स का पेपर है, 50 नंबर का एग्ज़ाम है, और उसमें 35 पे सिलेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर सब बच्चों का 35 नंबर के ऊपर ही लेंगे, और जो बच्चा बहुत बैकवर्ड इलाके से आ रहा है वो 35 स्कोर कभी कर ही नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि देखिए, ऐसा नहीं स्कोर नहीं कर सकता, बट अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलेगा, बेचारा अगर उस लेवल की पढ़ाई ही नहीं किया होगा, तो
कैसे स्कोर करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना, एजुकेशन सिस्टम का अच्छा न होना, ये उसकी तो गलती नहीं है ना, ये गलती पॉलिसी मेकर्स की है, जो अभी तक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं ला पा रहे। ठीक है। दूसरी चीज़, जब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो आगे कैसे आएगा, और वो अगर आगे नहीं आएगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी वहीं रह जाएंगी। तो इनको रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर उठाया जाता है कि इनकी जो आने वाली जनरेशन है उनको आगे बढ़ाया जा सके। ये ट्रू सेंस में इक्वलिटी है। तो आर्टिकल 14 जो है ना, आर्टिकल 14 कभी भी वहाँ अप्लाई नहीं होता है जहाँ पे अनइक्वल्स होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे केस में एक बैकवर्ड है, एक बैकवर्ड चाइल्ड है, बैकवर्ड इलाके से हुआ आया हुआ चाइल्ड है। इसको मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रोफेसर जेनिंग का दिया हुआ है और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया था। ठीक है। जैसे एक बैकवर्ड इलाके से आया हुआ लड़का है, ठीक है, दूसरा हमारा एक सिटी में रह रहा है, वो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ है। ठीक है। वो शुरू से शहर में रह रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हुए। तो अगर दोनों को हम एक ही एग्ज़ाम दिलाते हैं, सपोज करिए IAS का एग्ज़ाम दिलवाते हैं, तो चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लड़का वहीं पढ़ के नहीं निकाल सकता एग्ज़ाम, बिल्कुल निकाल सकता है अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो तो। बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब किसी के पास किताब ही नहीं है, बुक ही नहीं है, या है भी तो वो अच्छे राइटर्स की नहीं है, या उसको समझाने वाला टीचर ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी न के बराबर होती है कि कोई खुद से ही इतना आगे निकल जाए। ठीक है। इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट होता है, इस बात को समझिएगा। अब ये जो दूसरा बच्चा है, ये राहुल IAS जा रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग में जा रहा है, ये इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो अगर आर्टिकल 14 ट्रू सेंस में आप अप्लाई करिए, सीधी सी बात है, सारे बच्चों का सिलेक्शन फॉर एग्जाम्पल आउट 35 मार्क्स पे ही होना चाहिए। फिर तो बैकवर्ड इलाके से जो आए उनका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, और फिर ये जो जहाँ है वहीं रह जाएगा। ठीक है। बट अगर आर्टिकल 14 का लिबरल इंटरप्रिटेशन करिए कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 14 का अगर प्रियम्बल से आप रिलेट करिए, प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको पाना है, अगर सोसाइटी में इक्वलिटी लानी है, आप चाहते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सोसाइटी में, तो उसके लिए आपको इसमें रिलैक्सेशन ऑफ मार्क देना पड़ेगा, और जितना भी प्रोपोर्शनेट बनेगा, मान लीजिए 25 बनता है या 30 बनता है, इनके लिए ये क्राइटेरिया फिक्स करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, ये सोसाइटी में धीरे धीरे आएंगे, शहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल जाएंगे, तो धीरे धीरे इनका भी अपलिफ्टमेंट होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सिस्टम है अनइक्वलिटी वाला हमारे सोसाइटी में, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन रिजर्वेशन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। ये उनके लिए जिनको रिजर्वेशन इनजस्टिस लगता है। ठीक है। तो ये पॉलिसी मेकर से क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए कि आप आज तक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए कि सारे लोग इक्वल नहीं हो पाए, न कि उनसे जो रिजर्वेशन क्लेम करते हैं। बात समझ गए। तो आर्टिकल 14 फिर से वापस आ जाइए, ये आप क्रक्स समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। आर्टिकल 14 वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे इक्वल्स होंगे। अगर अनइक्वल लोग हैं, अगर अनइक्वल लोग हैं तो वहाँ आर्टिकल 14 अप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यही जो बात थी ये हुई थी री स्पेशल कोर्ट बिल केस में। री स्पेशल कोर्ट बिल केस में बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा हमारा समझाने के लिए था, मैं बता दे रहा हूँ, उसको भी थोड़ा सा फैक्ट बता दूँगा। तो केस था री स्पेशल कोर्ट बिल केस। ये वही केस था जो केस आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस था। उसको बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया उसमें वैसा, तो फिर पार्लियामेंट लॉ ही ले आई थी। तो उसके बाद फिर कोर्ट के पास री वाला जब भी होता है तो समझ जाइएगा 143 में कोर्ट के पास मैटर भेज दिया जाता होगा, एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है कोर्ट का। तो वैसे समय में कोर्ट के पास खुद जो ये होते हैं पार्लियामेंट्रियन होते हैं, वो कोर्ट से सलाह लेते हैं। तो ऐसे केस में फिर उसमें कोर्ट के पास भेज दिया होगा एडवाइजरी जुरिडिक्शन में कि आप एडवाइस दीजिए। तो कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था ठीक है। अब इन्होंने क्या क्लेम किया था कि स्पेशल कोर्ट न बनाई जाए, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन
जो आर्टिकल 14 है वो सारे डायमेंशन में एक जैसा नहीं होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब सारे लोग इक्वल होंगे, वहाँ इक्वल पैरामीटर के होंगे, वैसे केस में ये अप्लाई होगा। अगर वो अनइक्वल है तो आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। चाहिए तो जजमेंट लिख लीजिएगा, जजमेंट लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन guiding principle of article 14, guiding principle of article 14, that all persons one thing similarly circumstances, that all persons one thing similarly circumstances shall be treated alike, A-L-I-K-E, shall be treated alike, both privileges conferred and liabilities imposed by the law, full stop. Thus thus कुछ लोग दुस भी बोलते हैं इसको, हम खुद ही दुस बोलते थे, बट बाद में पढ़ाते उनको पता है सर दस बोलते हैं, ठीक है। thus the rule is that the like should be treated alike, मतलब समान लोग समान ट्रीट किए जाएंगे, like should be treated alike, and not that unlike should be treated alike, and not that unlike should be treated alike। यही जो पूरा ये जो लाइक और अलाइक वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये प्रोफेसर जेनिंग का कॉन्सेप्ट था। प्रोफेसर जेनिंग ने ही यही बोला था कि जो लाइक पर्सन होंगे वो अलाइक ट्रीट किए जाएंगे, और जो अनलाइक होंगे वो क्या कहते हैं, वो अलाइक ट्रीट नहीं किए जाएंगे। असमान लोगों में समानता कैसे हो सकती है? अगर सारे लोग इक्वलिटी पे नहीं हैं तो आप उनके लिए अगर सेम ही लॉ बना दोगे तो फिर जो पहले से ही बेचारे दबे कुचले हैं वो दबे कुचले ही रह जाएंगे, वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर जेनिंग का ये कॉन्सेप्ट था, और जिसको ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर आप कहिए, जो आर्टिकल 14 है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने ट्रू सेंस में अगर देखा जाए, ट्रू सेंस में वैसे डैश से ही लिया है, बट अगर आप ट्रू सेंस में देखिए, इसका हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखिए तो ये प्रोफेसर जेनिंग का कॉन्सेप्ट है, उसका उनके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ऑल्दो हमने इसको डैश के उससे लिया है, बट जो इसका मेन क्रक्स है ना, जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारा प्रोफेसर जेनिंग के जो कॉन्सेप्ट है, ये लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बट अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स इज बैड एज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स, ये पूरा फेज है उनका, लिख लीजिएगा, या नहीं तो मैं लिखवा लूँगा अभी। तो ये जो जेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये उस पर बेस्ड है, ठीक है। जेनिंग कहते थे कि अनइक्वल्स के बीच में इक्वलिटी कैसे हो सकती है, पहले आप इक्वलिटी पे तो ले आइए, तब सबके लिए इक्वल लॉ बनाइए, ठीक है। अभी हमारा आर्टिकल 14 में बहुत कुछ बचा हुआ है, तो प्रोफेसर जेनिंग का ले आके लाइएगा। प्रोफेसर जेनिंग के बारे में थोड़ा सा, ये जो उन्होंने कोट किया था इसको